नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। झारखंड में 35,000 किसानों को कल मिलेगी 15 करोड़ 60 लाख की प्रोत्साहन राशि। झारखंड में मिलेट मिशन से जुड़े किसानों के लिए राहत और खुशी की खबर है। राज्य सरकार 12 दिसंबर को मोटे अनाज की खेती करने वाले लगभग 35,000 किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 15 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित करेगी। ये राशि 52,000 एकड़ भूमि पर की जा रही मोटे अनाज की खेती के एवज में दी जाने वाले प्रोत्साहन सहायता है। विभाग ने मिलेट मिशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को प्रति एकड़ 3,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है। सरकार का कहना है कि मिलेट मिशन का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, पोषक आहार को बढ़ावा देना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना है। विभाग ने स्पष्ट किया कि किसानों के हित में किए जा रहे कार्य सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर तेजी से लागू भी किए जा रहे हैं। हजारीबाग में एनआईए की छापेमारी, संदिग्ध आतंकी शाहनवाज आलम से जुड़ा मामला। हजारीबाग जिले में एनआईए की टीम ने एक बार फिर दबिश दी है। टीम हजारीबाग के पेलावल थाना अंतर्गत एक घर में पहुंची और वहां के सदस्यों से पूछताछ की। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया। टीम गुरुवार सुबह 3 गाड़ियों में पहुंची थी। बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम के साथ एटीएस की टीम भी मौजूद थी। संदिग्ध आतंकी शाहनवाज आलम से जुड़े मामले में जांच करने एनआईए टीम हजारीबाग पहुंची है। शाहनवाज आलम की गिरफ्तारी 2023 में हुई थी। ये छापेमारी एनआईए इनपुट्स के आधार पर की गई थी। इस छापेमारी में कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। घर के अंदर टीम एक प्रिंटिंग मशीन भी लेकर गई है। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ दस्तावेज या फोटो प्रिंट लिया जा रहा है। शाहनवाज आलम को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अक्टूबर 2023 में दिल्ली से गिरफ्तार किया था। उसकी गिरफ्तारी पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में हुई थी। वो मूल रूप से झारखंड के हजारीबाग जिले का रहने वाला था। इससे पहले वो 2019 में हजारीबाग में डकैती और चोरी के कई मामलों में भी गिरफ्तार हुआ था और लगभग 8-9 महीने जेल में रहा था। दिसंबर 2020 में उसे जमानत मिलने के बाद वो कथित तौर पर आईएसआईएस हैंडलर के संपर्क में आया। पुणे पुलिस की हिरासत से भागने के बाद एनआईए ने उस पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। शाहनवाज शाफीउज्जमा आईएसआईएस का कुख्यात आतंकी था, जिसने पुणे के जंगल में प्रशिक्षण भी लिया था। देवघर में टेम्पो चलाने की आड़ में करता था ब्राउन शुगर का धंधा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। देवघर जिले के मधुपुर थाने की पुलिस ने नशा कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अरमान बाबू उर्फ लल्लू खलासी मोहल्ला का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार अरमान टेम्पो चलाने की आड़ में लंबे समय से नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहा था। पुलिस को उसके अवैध कारोबार की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद कोट मोड़ के पास छापेमारी कर उसे दबोचा गया। पुलिस ने उसके पास से 8 पुड़िया ब्राउन शुगर, 9,000 रुपए नकद, 2 मोबाइल फोन व उसका टेम्पो जब्त कर लिया है। कागजी कार्रवाई के बाद उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। नशा का धंधा करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। पलामू के मेदिनी राय मेडिकल अस्पताल में झाड़ फूक, गंभीर स्थिति में मरीज को कराया गया था भर्ती। पलामू जिले के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ऑनलाइन झाड़ फूक करने का मामला सामने आया है। गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति के परिजन ऑनलाइन तरीके से मरीज का झाड़ फूक करवा रहे थे। ये देख डॉक्टर के द्वारा हस्तक्षेप किया गया और कार्रवाई की धमकी दी गई, जिसके बाद परिजनों ने झाड़ फूक को बंद करवाया। दरअसल लातेहार के बरवाड़ी के रहने वाले संतन भुइया की तबीयत रविवार को खराब हो गई थी। संतन का ब्रेन पैरालाइज हो गया। गाँव में ही परिजन उसकी झाड़ फूक करवा रहे थे। इसी क्रम में हालत गंभीर हो गई तो परिजन बुधवार को संतन को लेकर मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचे थे। संतन को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। इसी क्रम में बुधवार को गांव के ही एक तांत्रिक से वीडियो कॉल एवं ऑडियो कॉल के माध्यम से परिजन संतन का झाड़ फूक चरवा रहे थे कि तभी डॉक्टर आर.के. रंजन मेडिकल कॉलेज में रूटिंग विजिट पर थे। विजिट के दौरान उन्होंने देखा कि एक मरीज की ऑनलाइन झाड़ फूक करवाई जा रही है। ये देख डॉक्टर आर.के. रंजन ने परिजनों को समझाने की कोशिश की, बावजूद परिजन नहीं मान रहे थे। इसके बाद डॉक्टर ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी तो परिजनों ने झाड़ फूक को बंद करवाया। इस मामले में डॉक्टर आर.के. रंजन ने बताया कि वे रूटिंग विजिट पर थे। इसी दौरान उन्होंने झाड़ फूक देखते थे। फिलहाल पूरे मामले में परिजनों को समझा दिया गया है। मरीज का इलाज चल रहा है एवं उसके स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जा रही है। बीजेपी सांसद ने राज्यसभा में उठाया तांबो चौक लाठीचार्ज का मुद्दा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई को बताया लोकतंत्र का अपमान।
पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा स्थित तांबो चौक बाईपास क्षेत्र में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और आदिवासी हो समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर 27 अक्टूबर 2025 को हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज का मामला अब संसद तक पहुंच गया है। बुधवार को भाजपा सांसद आदित्य साहू ने राज्यसभा में इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया और इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। नो एंट्री लागू करने की मांग को लेकर किए गए शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान पुलिस ने बलपूर्वक कार्रवाई की। इस दौरान 74 लोगों को नामजद और करीब 500 लोगों पर अज्ञात रूप से मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही 17 निर्दोष ग्रामीणों, 10 पुरुष और 7 महिलाओं को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इससे पूरे जिले में रोष व्याप्त है। राज्यसभा में मुद्दा उठाते हुए सांसद आदित्य साहू ने कहा कि तांबू चौक से जुड़े सड़क सुरक्षा के मुद्दे वर्षों पुराने हैं और प्रशासनिक लापरवाही के कारण हालात बिगड़ते चले गए हैं। उन्होंने कहा, शांतिपूर्वक अपने अधिकारों की मांग करने वाले नागरिकों पर लाठीचार्ज करना लोकतंत्र का सीधा अपमान है। सांसद ने पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र, निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। जेल में बंद विनय सिंह से 2 दिन पूछताछ करेगी एसीबी। शराब घोटाला मामले की जांच कर रही राज्य सरकार की एजेंसी एसीबी जेल में बंद विनय सिंह से पूछताछ करेगी। रांची एसीबी कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी है। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद एसीबी की टीम लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार हजारीबाग में विनय सिंह से पूछताछ करेगी। एसीबी की ओर से गुरुवार को कोर्ट में आवेदन देकर ये अनुमति मांगी गई थी कि भ्रष्टाचार के अलग-अलग मामलों में जेल में बंद विनय सिंह से 3 दिन पूछताछ करने की अनुमति दी जाए, लेकिन कोर्ट ने 2 दिनों की अनुमति दी है। विनय सिंह से एसीबी अगले सप्ताह के मंगलवार और बुधवार को पूछताछ करेगी। एसीबी विनय सिंह से पहले भी शराब घोटाला केस में पूछताछ कर चुकी है, लेकिन उस पिछली बार पूछताछ में सहयोग नहीं मिला था, जिसके बाद अब एक बार फिर से उनसे पूछताछ की जाएगी। रांची से लखनऊ के लिए शुरू होगी ट्रेन, अब प्रतिदिन चलेगी राजधानी एक्सप्रेस, रेल मंत्री ने दी सहमति। रांची से लखनऊ तक के लिए एक नई ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन पलामू के रास्ते अयोध्या होते हुए लखनऊ तक जाएगी। वहीं रांची से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस अब प्रतिदिन चलेगी। सप्ताह में 3 दिन लोहरदगा पलामू होते हुए दिल्ली तक जाएगी, जबकि 4 दिन हजारीबाग कोडरमा होकर जाएगी। दरअसल पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम के नेतृत्व में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, चतरा के सांसद कालीचरण सिंह ने रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रांची से लखनऊ के लिए एक नई ट्रेन एवं राजधानी एक्सप्रेस के फेरा बढ़ाने को लेकर झारखंड के सांसदों को सहमति दी है एवं मामले में जरूरी पहल करने का निर्देश भी दिया है। मुलाकात के दौरान कोहरे के कारण रद्द हुए झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस का मामला भी उठाया गया, जिसे फिर से चालू करने की सहमति बनी है। झारखंड से लखनऊ के लिए एक नई ट्रेन की लंबे अरसे से मांग की जा रही है। झारखंड के सांसदों को आश्वासन मिलने के बाद ट्रेन मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। अगले कुछ महीनों में रांची से लखनऊ तक के लिए ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने मुलाकात में मिले आश्वासन एवं सहमति की पुष्टि की है। बता दें कि पलामू के इलाके से राजधानी एक्सप्रेस फिलहाल सप्ताह में 2 दिन चलता है, जो अब ये 3 दिन हो जाएगा। कोहरे के कारण पलामू के इलाके के लिए लाइफलाइन माने जाने वाली झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया था, जिसे फिर से चालू करने पर सहमति जताई गई है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में कोडरमा के रहने वाले सीआरपीएफ जवान सुजीत सिंह शहीद। जम्मू कश्मीर में बुधवार को हुए एक आतंकी हमले में झारखंड का बेटा शहीद हो गया। सुजीत सिंह 27 वर्ष सीआरपीएफ में तैनात थे और कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड के देवीपुर गांव के निवासी थे। जानकारी के अनुसार बीती रात जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सिकंदर सिंह के पुत्र सुजीत सिंह ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस दुखद सूचना के बाद देवीपुर गांव और मरकच्चो प्रखंड में शोक की लहर है। शहीद जवान के घर पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद जवान सुजीत सिंह का पार्थिव शरीर आज शाम तक उनके पैतृक गांव मरकच्चो लाया जाएगा। स्थानीय प्रशासन शहीद के अंतिम दर्शन और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गया है। हाईकोर्ट ने कहा 11-13वीं जेपीएससी में सफल 8 अभ्यर्थियों को नियुक्त कर ट्रेनिंग में भेजे सरकार। झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को 11 से 13वीं जेपीएससी परीक्षा में पास होने के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर किए गए 10 सफल अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई की।
इस दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को याचिका दायर करने वाले 8 अभ्यर्थियों को तुरंत नियुक्त कर उनकी ज्वाइनिंग कराते हुए ट्रेनिंग भेजने का निर्देश दिया है। इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में हुई। इस संबंध में सफल अभ्यर्थी जितेंद्र रजक, सूरज कुमार यादव, नीरज कुमार, आशुतोष कुमार, सुदिति सुमन, रूपाली रोशन, सूरज कुमार और रूपेंद्र प्रसाद ने याचिका दायर की थी। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बहस की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आयोग ने 10 अभ्यर्थियों को ये कहते हुए बाहर कर दिया था कि हाई कोर्ट के एक अन्य मामले में 9 सीटें आरक्षित रखी गई हैं, जबकि जिन 8 अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है वे मेरिट लिस्ट में काफी ऊपर हैं और अपने अपने वर्ग में उच्च अंक प्राप्त कर चयनित हुए थे। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यदि सीट आरक्षित रखनी थी तो कम अंक वाले अभ्यर्थियों को रोका जाना चाहिए था, न कि ज्यादा अंक लाने वाले प्रार्थियों को। ममता देवी की कथित ऑडियो पर बाबूलाल ने की सीबीआई जांच की मांग। मंत्री ने कहा, पार्टी का मामला। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के गुरुवार का दिन आरोप प्रत्यारोप और शोर शराबे बीच बीच में चलता रहा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस विधायक ममता देवी के उस कथित ऑडियो का मुद्दा उछालते हुए सदन में हड़कंप मचा दिया, जिसमें ममता देवी ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर नर्सिंग कॉलेज की एनओसी के बदले 5 लाख रुपए मांगने और काम लंबित रखने का आरोप लगाया है। मरांडी ने सदन में कहा कि उनके पास कथित बातचीत की रिकॉर्डिंग मौजूद है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाए और जरूरी पड़ने पर सीबीआई से भी जांच कराई जाए। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विपक्ष के सवालों को खारिज करते हुए कहा कि ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी के भीतर का है और संगठन स्तर पर ही इसकी जांच की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया कि सदन में इस विषय पर चर्चा करना उचित नहीं है। विपक्ष इससे असंतुष्ट रहा और लगातार हंगामा जारी रखा, जिसके चलते सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए रोकनी पड़ी। ये विवाद तब प्रदेश कार्यालय में एक बैठक के दौरान सामने आया था। कुछ दिन पूर्व ये बैठक प्रदेश कार्यालय में हुआ था। मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ खुले मंच पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि नर्सिंग कॉलेज की मंजूरी के लिए पैसे लेने के बावजूद फाइल आगे नहीं बढ़ाई गई। उस बैठक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। विपक्ष का कहना है कि ये मामला सरकार में फैले कथित भ्रष्टाचार की पोल खोलता है, जबकि सत्तापक्ष इसे संगठनात्मक मतभेद बताकर टालने की कोशिश में है। इसी दौरान मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी केंद्र सरकार पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के साथ सहयोग नहीं कर रही। कोयला मंत्री ने वादे के बावजूद अधिकारियों को बैठक के लिए नहीं भेजा। 6 महीने से समय मांगने के बावजूद केंद्रीय मंत्री मिलने को तैयार नहीं। यदि यही स्थिति रही तो मिलने के लिए धरने पर बैठना पड़ेगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि बाबूलाल मरांडी पहले राज्य का 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया केंद्र से दिलवाएं। झारखंड बिहार सीमांकन, ग्रामीणों और कर्मचारियों में नहीं बनी सहमति। साहिबगंज से दोबारा बैरंग लौटी टीम। झारखंड और बिहार के बीच सीमांकन का पुराना विवाद एक बार फिर गहरा गया है। क्षेत्र में पहुंची संयुक्त सीमांकन टीम को ग्रामीणों के विरोध और कर्मचारियों के साथ असहमति के कारण वापस लौटना पड़ा। गुरुवार को भी स्थिति जस की तस रही और मापी शुरू ही नहीं हो सकी। सीमांकन के लिए भेजे गए दोनों जिलों के अंचल कर्मचारी हाईकोर्ट के 2018 के आदेश के अनुसार उसी समय गाड़े गए सीमेंट पिलरों को आधार मानकर मापी आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि वास्तविक मापी तेलियागढ़ी साहिबगंज या पीरपैंती बिहार से की जानी चाहिए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि 3 मौजा, बाबूपुर, बैजनाथपुर और मखमलपुर के सेंटर से कड़ी गिराने पर 40-40 चैन की जमीन बाबूपुर और मखमलपुर में आती है, जिसे वे असंरक्षित भूमि मानते हैं। ग्रामीण इस बिंदु से मापी कराने को तैयार नहीं है। कर्मचारियों का तर्क है कि पूर्व निर्धारित पिलरों से मापी करने पर बिहार के बाबूपुर और बैजनाथपुर तथा झारखंड के मखमलपुर मौजा की सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित हो जाती है। अधिकारियों ने कहा कि अब ये मामला वरीय प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पर उठाया जाएगा और उनकी अनुमति के बाद ही अगला कदम तय होगा। दिल्ली छापा के बाद बड़ी कार्रवाई। विनय सिंह के बेटे सनत को एसीबी का समन। नौकरशाहों व नेताओं के परिवार से संपर्क का खुलासा। दिल्ली में गुरुवार की सुबह की कार्रवाई के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की जांच में विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह के खिलाफ महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। इस हाई प्रोफाइल मामले में अब उनके पुत्र सनत सिंह को भी जांच के दायरे में लाया गया है। वसंत विहार स्थित निवास से मिले डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर सनत सिंह को 15 दिसंबर 2025 को एसीबी कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने का समन जारी किया गया है। जांच के दौरान किए गए डिजिटल फॉरेंसिक विश्लेषण में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार स्निग्धा सिंह और सनत सिंह कई
कई वरिष्ठ नौकरशाहों, अफसरों और प्रमुख राजनीतिक परिवारों के सदस्यों के साथ नियमित और लगातार संपर्क में थे। इन परिवारों के सदस्यों के साथ लगातार बातचीत के रिकॉर्ड, महत्वपूर्ण कॉल और चैट रिकॉर्ड की पहचान की गई है। संवाद पैटर्न में ऐसी मुलाकातों का उल्लेख है जिनकी प्रकृति संदिग्ध हो सकती है। ये डिजिटल संकेत स्पष्ट रूप से विनय चौबे, विनय सिंह, स्निग्धा सिंह गठजोड़ की पहुंच के व्यापक रूप की ओर इशारा करते हैं। ये दर्शाता है कि ये गठजोड़ न केवल प्रशासनिक बल्कि राजनीतिक हलकों तक भी फैला हुआ था। इंडिगो की ओर से राहत, रद्द फ्लाइट्स का रिफंड जारी, गंभीर रूप से प्रभावित यात्रियों को अतिरिक्त मुआवजा। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने दिसंबर के शुरुआती सप्ताह में हुई भारी उड़ान अव्यवस्था के बाद प्रभावित यात्रियों के लिए मुआवजा देने की घोषणा की है। 3, 4 और 5 दिसंबर को उड़ानें देरी से चलने या अचानक रद्द होने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी थी। कई एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी कतारें और सूटकेस के ढेर दिखाई दे रहे थे। अब इंडिगो ने उन यात्रियों के लिए वित्तीय राहत की पेशकश की है जो घंटों एयरपोर्ट पर फंसे रह गए थे। एयरलाइन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि प्रभावित यात्रियों में से वे ग्राहक जो 3 से 5 दिसंबर के बीच कुछ चुनिंदा एयरपोर्ट्स पर लंबे समय तक अराजक स्थिति में फंसे रहे और भीड़ के कारण सीवियरली इंपैक्टेड हुए, उन्हें 10,000 रुपए का ट्रैवल वाउचर प्रदान किया जाएगा। ये वाउचर अगले 12 महीनों तक इंडिगो की किसी भी उड़ान के टिकट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये अतिरिक्त मुआवजा सरकार की ओर से तय दिशा निर्देशों से इतर दिया जा रहा है। नियमों के अनुसार जिन यात्रियों की उड़ानें प्रस्थान समय के 24 घंटे के भीतर रद्द हुई थीं, उन्हें 5,000 से 10,000 रुपए तक का मुआवजा मिलना ही है। इंडिगो ने बताया कि उड़ानें रद्द होने के बाद सभी आवश्यक रिफंड प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कंपनी के अनुसार ज्यादातर रिफंड यात्रियों के खातों में पहुंच चुके हैं और जो शेष हैं वो जल्द भेज दिए जाएंगे। अगर किसी यात्री ने टिकट किसी ट्रैवल एजेंट के माध्यम से बुक कराया था तो रिफंड की प्रक्रिया उसी चैनल से पूरी की जा रही है। इंडिगो ने कहा कि ऐसे यात्री जरूरत पड़ने पर एयरलाइन को ईमेल करके सहायता ले सकते हैं। सुरक्षा बलों पर हमले के लिए नक्सलियों ने लूटे थे 4,000 किलो एक्सप्लोजिव, 1 करोड़ इनामी अनल समेत 11 पर चार्जशीट। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने राउरकेला में हुई 4,000 किलो एक्सप्लोजिव लूट मामले में अहम खुलासा किया है। एनआईए की जांच में पता चला है कि झारखंड और ओडिशा के नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए विस्फोटक की लूट की थी। इस मामले में एनआईए ने 11 नक्सलियों पर चार्जशीट दाखिल किया है। इनमें झारखंड के सारंडा में सक्रिय 1 करोड़ इनामी नक्सली पतिराम मांझी उर्फ अनल, जर्जा मुंडा, अनमोल, रमेश उर्फ अनलदा, पिंटू लोहरा, लालजीत, शिवा बोदरा, अमित मुंडा, सुखलाल मुंडा, रवि, राजेश सोहन और अपटन शामिल हैं। एनआईए ने अपनी जांच में पाया कि ये आरोपी लगभग 200 विस्फोटक पैकेट, एक में 20 किलोग्राम की लूट की आपराधिक साजिश, प्लानिंग और उसे अंजाम देने में सक्रिय रूप से शामिल थे। गौरतलब है कि बीते 27 मई को इटमा एक्सप्लोजिव स्टेशन से विस्फोटक बैंकों पत्थर की खदान में लाए जा रहे थे। तभी 10 से 15 सशस्त्र माओवादियों ने वाहन को उसके ड्राइवर के साथ जबरन छीन लिया था और उसे पास के जंगल में नक्सली संगठन के गढ़ में ले जाया गया था। एनआईए ने जून में स्थानीय पुलिस से ये मामला अपने हाथ में लिया था। एजेंसी ने जांच के दौरान पाया कि सरकारी मशीनरी, पुलिस और सुरक्षा बलों के खिलाफ नक्सल गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक लूटा गया था। ये लूट माओवादी की देश की सुरक्षा और स्थिरता को बाधित करने की साजिश का हिस्सा थी। कारोबारी विनय सिंह की पत्नी की तलाश में एसीबी का दिल्ली में छापा, पुत्र मिला। भूमि घोटाले के आरोपी ऑटोमोबाइल कंपनी नेक्स्ट जेन के मालिक विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह की तलाश में झारखंड के एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम दिल्ली में छापेमारी की। ये छापेमारी भारत सरकार के एक संयुक्त सचिव स्तर के वसंत विहार स्थित आवास में की गई। छापेमारी सुबह के 4 बजे की गई। हालांकि स्निग्धा सिंह एसीबी के हाथ नहीं लगी, वो छापेमारी से कुछ देर पहले ही निकल गई। एसीबी के अधिकारी स्निग्धा सिंह के पुत्र सनत कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एसीबी की तकनीकी सेल कई दिनों से स्निग्धा सिंह की डिजिटल निगरानी और लोकेशन ट्रैक कर रही थी। इसी दौरान तकनीकी सेल को स्निग्धा सिंह का लोकेशन दिल्ली के वसंत विहार स्थित भारत सरकार के एक अधिकारी का आवास में मिला, जिसके बाद एक टीम का गठन कर दिल्ली भेजा गया। एसीबी ने स्निग्धा सिंह के बेटे सनत सिंह को हिरासत में ले लिया है। उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। एसीबी के मुताबिक पूछताछ में सनत सिंह ने विनय चौबे, विनय सिंह और अपनी मां स्निग्धा सिंह की चल अचल संपत्ति की जानकारी दी है। एसीबी की टीम ने जिस घर में छापेमारी की है, वहां से कई
डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। तलाशी के दौरान एसीबी की टीम को वसंत विहार में खरीदी गई संपत्तियों के बारे में पता चला है। दिल्ली के वसंत विहार में C24 संपत्ति खरीदी गई है, जिसका उपयोग बेनामी संपत्ति और गैरकानूनी गतिविधियों को छिपाने के लिए किए जाने की आशंका है। छापेमारी में शामिल अधिकारियों को उम्मीद है कि इस छापेमारी में मिले डिजिटल डिवाइसों से भूमि घोटाले से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक की विस्तृत जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा शराब घोटाले की रकम कहां-कहां इन्वेस्ट की गई है, इस बारे में पता चल सकता है। चुनावी वादे पूरे नहीं कर रही है हेमंत सरकार, भाजपा ने लगाया सरकार के कंगाल होने का आरोप। झारखंड की राजनीति में इन दिनों 2024 के विधानसभा चुनावों के लिए सत्ताधारी पार्टियों का घोषणा पत्र केंद्र में है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता झामुमो, कांग्रेस और राजद के संयुक्त घोषणा पत्र को बहाना बनाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आलोचना कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि सरकार दिवालिया हो गई है। दूसरी ओर सरकार में शामिल दलों के नेता बीजेपी को कोस रहे हैं। उनका दावा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार झारखंड को उसका हक का हिस्सा नहीं दे रही है। इसके बावजूद हेमंत सोरेन सरकार अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि किसानों को धान के लिए 3200 रुपये प्रति क्विंटल MSP और 450 रुपये में सिलेंडर देने के वादे भी पूरे किए जाएंगे। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने हेमंत सोरेन सरकार के दिवालिया होने के बीजेपी के आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी नेताओं के दावों को सच भी मान लिया जाए तो इसके लिए खुद बीजेपी ही जिम्मेदार है। केंद्र सरकार हमें हमारा हक का 1,40,000 करोड़ नहीं दे रही है। हमें केंद्र और राज्य की संयुक्त योजनाओं में केंद्र सरकार का हिस्सा नहीं मिल रहा है। अबुआ आवास योजना और हर घर नल जल योजना केंद्रीय योजनाएं हैं, फिर भी हमें फंड नहीं दिया जा रहा है। मनोज पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार संघीय ढांचे के खिलाफ जाकर हमें पैसे नहीं दे रही है, जिससे मुश्किलें हो रही हैं। इसके बावजूद हमारे नेता हेमंत सोरेन राज्य के अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी नेताओं को सार्वजनिक रूप से झारखंड सरकार या सत्ताधारी पार्टियों के घोषणा पत्र पर सवाल उठाने से बचना चाहिए। उन्होंने पूछा कि क्या केंद्र सरकार द्वारा झारखंड को फंड का हक का हिस्सा न देना और विभिन्न केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार का हिस्सा न देना संघीय ढांचे के अनुसार है। उन्होंने कहा कि हमारी गठबंधन सरकार अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके राज्य के विकास में लगी हुई है। विधानसभा में तीखी बहस, 15वें वित्त आयोग की राशि पर बाबूलाल और दीपिका पांड्या आमने सामने। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बुधवार को 15वें वित्त आयोग से मिलने वाली राशि को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांड्या सिंह के बीच तीखी बहस देखने को मिली। सदन में बाबूलाल ने आरोप लगाया कि पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा झारखंड को मिलने वाली 2600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इसलिए अटक गई है क्योंकि राज्य सरकार ने आयोग द्वारा तय की गई अनिवार्य शर्तें पूरी नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य की लापरवाही के कारण ये बड़ी धनराशि अब तक जारी नहीं की जा सकी। बाबूलाल के आरोपों पर जवाब देते हुए पंचायती राज मंत्री दीपिका पांड्या सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का दावा पूरी तरह गलत है। उन्होंने सदन को बताया कि राज्य सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सभी शर्तें 20 मई 2025 तक पूरी कर दी थी। इसमें जीटीसी 2021-22 की ऑडिट रिपोर्ट, राज्य वित्त आयोग का गठन और पीनल इंटरेस्ट का हस्तांतरण जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं शामिल थीं। बाद में केंद्र द्वारा लगाई गई अतिरिक्त शर्तों का पालन भी राज्य ने समय पर कर दिया। इसके बावजूद मंत्री के अनुसार करीब 2700 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार ने आज तक जारी नहीं की और न ही कोई स्पष्ट कारण या आधिकारिक स्पष्टीकरण दिया गया। मंत्री ने बताया कि वो स्वयं सचिव और निदेशक के साथ कई बार दिल्ली जाकर मंत्रालय के अधिकारियों से मिल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से केंद्रीय मंत्री मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। 4 सितंबर को भी हम विभागीय अधिकारियों के साथ मंत्रालय में मौजूद थे, लेकिन कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से कोई कमी नहीं है, बल्कि समस्या केंद्र की उदासीनता में है। ठंड में बस स्टॉप पर ठिठुरते नन्हे छात्र और अभिभावकों का सिस्टम से सवाल। शहर में कड़ाके की सर्दी ने लोगों की दिनचर्या बदल दी है। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी, बाजार देर से खुल रहे, दफ्तरों में पहुंचने का समय लचीला हो गया है। लेकिन एक वर्ग है जिस पर मौसम का सबसे कम रहम हुआ है, स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे। जब पूरा शहर ठंड की मार से बचने के लिए देर तक घर में दुबका रहता है, उसी समय नन्हे विद्यार्थी बस स्टॉप पर जमा देने वाली हवा में खड़े मिल जाते हैं। सुबह 6 बजे का अंधेरा, बर्फीली हवा और ठिठुरते बच्चे, ये
ये दृश्य अब रांची की रोजमर्रा की तस्वीर बन चुकी है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। अमूमन रांची में ठंड बढ़ते ही छोटे बच्चों की स्कूल ऑनलाइन चलाई जाने लगती है। जिला प्रशासन भी इसे लेकर आदेश जारी कर देता है, लेकिन इस हाड़ कंपा देने वाली ठंड के बावजूद भी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। अभिभावकों का कहना है कि विडंबना ये है कि ठंड बढ़ने पर सबसे पहले स्कूल समय बदलने की जरूरत होती है, पर इस बार वही कदम सबसे आखिर में सोचा जा रहा है। शहर में कई स्कूल सुबह की शिफ्ट को जस का तस चला रहे हैं, जबकि बच्चे तापमान गिरने का साइलेंट असर झेल रहे हैं। कई पेरेंट्स का कहना है कि बच्चों के स्वास्थ्य पर भी इसका असर दिख रहा है। बच्चे खांसी, जुकाम, बुखार का शिकार हो रहे हैं, लेकिन स्कूल की सख्त उपस्थिति नीति ने अभिभावकों को दोराहे पर खड़ा कर दिया है। विकल्प वही है, या तो बीमारी के बावजूद भेजो या अनुपस्थिति का बोझ उठाओ। अभिभावकों का कहना है कि ये सिर्फ मौसम की चुनौती नहीं, बल्कि व्यवस्था की संवेदनहीनता है। ठंड का कैलेंडर हर साल एक जैसा है, फिर तैयारी में देरी क्यों? लोगों के बीच यही सवाल गूंज रहा है। वहीं लगातार संवाददाता ने इसे लेकर कुछ स्कूलों के प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि जब तक जिला प्रशासन की ओर से ऑर्डर नहीं आता तो कोई कदम कैसे उठाया जाए। साथ ही कहा कि छोटे बच्चों की परेशानी उन्हें भी दिखती है, मगर वो भी अब आदेश का ही इंतजार कर रहे हैं। कुछ स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि टाइम तो बढ़ाया गया है, पर स्कूल बसों की टाइम को मैनेज भी करना होता है, जिससे बच्चों को घर से ज्यादा पहले निकलना पड़ता है। स्कूल ऑनलाइन करने के सवाल पर इनका भी जवाब जिला प्रशासन के आदेश का इंतजार करना ही बताया गया। रांची में महिला को डायन बताकर प्रताड़ित करने का मामला, 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। रांची के विधानसभा थाना क्षेत्र के कुटे गांव में एक महिला के साथ डायन प्रथा के नाम पर प्रताड़ना का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता कलावती देवी ने इस संबंध में थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए 14 लोगों को नामजद किया है। कलावती देवी के मुताबिक सावन महीने में उनके गोतिया पवन लोहरा की रिंग रोड के पास सड़क हादसे में मौत हो गई थी। घटना के तुरंत बाद गांव के कई लोगों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि पवन की मौत की वजह वो है और उन्हें डायन बताकर प्रताड़ित किया जाने लगा। महिला ने बताया कि आरोपी उनके घर आए, गाली गलौज की और पवन की मौत का जिम्मेदार ठहराया। आरोपियों ने उन्हें जबरन इटकी थाना क्षेत्र के दरहा गांव स्थित एक भगत के पास ले गए, जहां रास्ते भर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। पीड़िता के अनुसार प्रताड़ना का सिलसिला लगातार चलता रहा और 7 दिसंबर की सुबह कई लोग उसके घर में घुस आए। इस दौरान आरोपियों ने उसकी दिवंगत बुआ बुद्धू देवी का नाम लेते हुए दावा किया कि वो भूत बनकर उन्हें परेशान कर रही है। आरोप है कि कलावती पर दबाव बनाया गया कि वो भूत को वापस करे, अन्यथा जान से मार दिया जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा थाना पुलिस ने डायन प्रथा प्रतिरोध अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देवघर सड़क हादसे में जेएमएम युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष, उनके भाई समेत अन्य पर हत्या का केस दर्ज। देवघर में बीते 9 दिसंबर को हुए सड़क हादसे मामले में जेएमएम युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष राहुल चंद्रवंशी, उसके भाई समेत अन्य के खिलाफ नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मृतक आलोक कुमार के भाई आशुतोष कुमार ने सभी का हत्या का केस दर्ज कराया है। बता दें कि 9 दिसंबर की रात लगभग 11:15 बजे आलोक कुमार मॉडर्न पब्लिक स्कूल के गेट के बाहर खड़े होकर दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे, तभी बेलगाम कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में आलोक कुमार गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में दर्ज बयान के अनुसार घटना में शामिल कार चालक जेएमएम नेता राहुल चंद्रवंशी के परिवार का सदस्य था। आरोपी के रूप में राहुल चंद्रवंशी, उसके भाई, भतीजा सहित अज्ञात व्यक्तियों का नाम दर्ज है। धनबाद निगम की कार्रवाई पर भड़के फुटपाथ दुकानदार, किया जोरदार प्रदर्शन। धनबाद शहर में फुटपाथ व सड़क किनारे दुकान लगाकर अपनी जीविका चलाने वाले फुटपाथ दुकानदारों ने गुरुवार को नगर निगम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम बिना पूर्व सूचना के उनकी रेहड़ियों व छोटे स्टॉलों को हटा रहा है। इससे उनके समक्ष रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। दुकानदारों का कहना था कि न तो उन्हें व्यवस्थित रूप से कारोबार करने दिया जा रहा है और न ही वैकल्पिक स्थल उपलब्ध कराया जा रहा है। दुकानदारों ने कहा कि हाल ही में धैया क्षेत्र में अभियान के दौरान कई दुकानदारों के साथ अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया और उनकी रेहड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसी के विरोध में सैकड़ों फुटपाथ व्यापारी नगर निगम कार्यालय पहुंच गए और जोरदार नारेबाजी की। संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी समस्या का संतोषजनक समाधान नहीं निकलता, आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन उन्हें व्यवस्थित व सुरक्षित स्थल पर पुनर्स्थापित करे, साथ ही शहर में व्यापार करने के लिए उन्हें लाइसेंस प्रदान किया जाए। इस संबंध में पूछे जाने पर नगर निगम अधिकारियों ने कहा कि फुटपाथ दुकानदारों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। सभी पक्षों से चर्चा कर जल्द समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। नगर निगम की कार्रवाई और दुकानदारों के विरोध के बीच विवाद बढ़ गया है। फुटपाथ दुकानदारों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है।
गुमला में एल्बर्ट एक्का की प्रतिमा तोड़े जाने के खिलाफ रांची में प्रदर्शन। शहीद एल्बर्ट एक्का चौक पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने कहा कि गुमला स्थित जारी गांव में एल्बर्ट एक्का की प्रतिमा को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया था, जबकि इसे अनुशासनपूर्वक जमीन पर रखा जाना था। लेकिन गुमला प्रशासन ने प्रतिमा को हटाने के लिए बुलडोजर का उपयोग किया और प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई। प्रशासन और कारीगरों के खिलाफ कार्रवाई की करेंगे मांग। पूर्व टीएसी सदस्य रतन तिर्की और सामाजिक कार्यकर्ता प्रभाकर तिर्की ने कहा कि बुलडोजर लगाकर प्रतिमा तोड़ने वाले प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। राज्यपाल और सीएम से भी इसकी शिकायत करने का निर्णय लिया है। रतन तिर्की ने कहा कि जयंती के अवसर पर देश के सैनिकों ने एल्बर्ट एक्का की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने नहीं पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं दी। एल्बर्ट एक्का की प्रतिमा टूटने को लेकर गुमला प्रशासन ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि पहले की अपेक्षा अब आकर्षक और भव्य प्रतिमा बनाई जा रही है। इसके साथ ही इसका सौंदर्यकरण भी करने का ऐलान किया है। तो ये थी आज की झारखंड के महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।